हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विष्णु खरे, जिनका यानी कि 15वां पाठ कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का दोस्तों 15वां अध्याय, जिसका नाम है चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब। तो जो विष्णु खरे द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों विष्णु खरे की एक कविता भी है जो आपके ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इनका परिचय और इनका जो है चार्ली चैपलिन वाली है वो या सारा कुछ पढ़ने वाले हैं कि किस विधा की रचना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विष्णु खरे का जन्म है वो 9 फरवरी 1940 को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला वाक़ई, ये इनके दोस्तों कविता संग्रह हैं। आलोचना की पहली किताब, तो ये दोस्तों आपको याद रखनी है इनकी आलोचना की पहली किताब, ये इनकी आलोचना विधा की पुस्तक है। सिनेमा पढ़ने के तरीके, सिने आलोचना, मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट, यह, चाकू समय, अंतिला योजेफ। तो ये दोस्तों जो विदेशी साहित्यकार हैं उनका इन्होंने अनुवाद किया है। कालेवाला, फिनलैंड का राष्ट्रकाव्य अनुवाद, तो ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। मरु प्रदेश और अन्य कविता, ये टी.एस. इलियट का अनुवाद है। यह चाकू समय, यह अंतिला योजेफ की किसी कृति का अनुवाद है। और कालेवाला फिनलैंड का राष्ट्रकाव्य इसका अनुवाद है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखनी है सबकी आवाज़ एक पर्दे में और आलोचना की पहली किताब। ठीक है। प्रमुख पुरस्कार रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज। तो ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज से किस साहित्यकार को नवाजा गया, तो वो हो जाएंगे आपके विष्णु खरे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कालेवाला है जो फिनलैंड का राष्ट्रकाव्य है उसका इन्होंने दोस्तों हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। 19 सितंबर सन 2018 को इनकी मृत्यु है वो हो गई दोस्तों। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। ठीक है, ये कहते हैं कि दोस्तों कोई भी रचना हो, उपन्यास हो, कहानी हो, जितनी वह पढ़ी जा रही है, जितनी वह सुनी जा रही है, जितनी वह देखी जा रही है, बल्कि वह उससे ज़्यादा होती है, उसका महत्व है वो उससे ज़्यादा होता है। ये तो अलग बात है कि उससे देखने वाले, सुनने वाले कौन हैं और वो किस प्रकार से उसका महत्व है वो समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो रचनाकार के संदर्भ में, रचनाकार के मन में, उसके मानस पटल में दोस्तों किसी भी रचना है, उसके उद्देश्य हैं, उसका जो प्रभाव है दोस्तों वो बहुत बड़ा होता है। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर ये ठहरते हैं, इनका स्थान समकालीन हिंदी कविता में माना जाता है और आलोचना में। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी हैं, साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है। विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन करते रहे हैं। 1971-73 के अपने विदेश प्रवास के दरमियान उन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखीं। तो ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि किस रचनाकार ने प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त की। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे विष्णु खरे। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गर्मा और गंभीरता देने का उनका सफ़र शुरू हुआ। दिनमान, नवभारत टाइम्स, दी पायोनियर, दी हिंदुस्तान जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश जैसी पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण किया। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में भी लिखते हैं। यह ठीक है
कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और उसके सिद्धांतकार भी उभर आए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी यानी कि 100वां अंश भी दोस्तों हमारे यहाँ पर नहीं है। यानी भारत में जो फिल्मी काम हो रहा है, फिल्में जो बन रही हैं, उस पर जो काम हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। उससे ज़्यादा काम तो यूरोप के देशों और अमेरिका में हो रहा है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है। विश्व सिनेमा के विश्व साहित्य के समानांतर फूल फल रहा है। 2 महायुद्धों के बाद की दहशत, नव स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल और औपनिवेशिक दास्ता का मानसिक अवक्षेपण विश्व सिनेमा जैसे कौशल से ये विषय लगातार बिंबित करता रहा है। यानी कि दोस्तों जो विश्व सिनेमा है, ठीक है, तो वो 2 महायुद्धों के बाद की जो दहशत हुई है, जो आपके आतंकवाद बढ़ा है, किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर समाज में परिवर्तन हुआ है, नव स्वतंत्र देश हुए, उनमें किस प्रकार की विचारधारा का यहाँ पर परिलक्षित दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको दोस्तों ये विषय, इन विषयों को जो विश्व सिनेमा है वो लगातार बिंबित करता रहता है। उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। साधारण की अपार क्षमता और उसके धुआंते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे हैं। अपने यहाँ राज कपूर की आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर आदि फिल्में भी जिस तरह के भोले सड़क छाप की त्रासद कामद गाथा रचती हैं, वह भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव है। तो राज कपूर की दोस्तों आवारा है, श्री 420 है, अनाड़ी है, मेरा नाम जोकर, ये भारत की ऐसी फिल्में हैं जिन पर चार्ली चैपलिन का प्रभाव है वो दिखाई देता है। तो आपसे दोस्तों ये आराम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस फिल्म पर चार्ली चैपलिन का प्रभाव है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, एक आपको गलत दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको पहचानना है कि राज कपूर की आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर। उस समय दोस्तों चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा दबदबा था दोस्तों। मूक फिल्मों में जो सबसे बड़ा दोस्तों हीरो है, उसको हास्य हीरो है, उसे चार्ली चैपलिन कहा जाता है। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाक्रम की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। तो लेखक ने चार्ली चैपलिन की सबसे बड़ी विशेषता किसको बताया है कि वो करुणा और हास्य के तत्वों को दोस्तों सम्मिश्रण उनका कर देते हैं। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहां सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। एक से एक हास्य कलाकार हुए पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास है। तो दोस्तों चार्ली चैपलिन यानी हम सब, विष्णु खरे जी ने चार्ली चैपलिन की उन विशेषताओं को प्रयास किया है जिसने उन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में वैश्विक रूप पर प्रतिष्ठा दिलाई थी, और उन्होंने सभी संस्कृतियों को दोस्तों समन्वय दिखाया है। करुणा और हास्य को दोस्तों एक साथ कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी चार्ली चैपलिन की जब हम एक्टिंग देखते हैं तो हमें दोस्तों एक तरफ तो हमारी भावुकता में आंसू आ जाते हैं और दूसरी तरफ हमें हंसी भी दोस्तों आती है। तो इस प्रकार का दोस्तों सम्मिश्रण करना चार्ली चैपलिन की एक अद्भुत विशेषता कही जा सकती है। तो इसी को दोस्तों आधार बना करके विष्णु खरे ने ये पाठ लिखा है। इसे दोस्तों सिने आलोचना की, जैसे सिनेमा का आलोचना, ठीक है, यहाँ पर आपने ऊपर देखा होगा, ये भी दोस्तों एक विधा होती है। ठीक है, आप सिनेमा के ऊपर आप कई अखबारों में आप लेख पढ़ते होंगे तो वहाँ पर फिल्मों की दोस्तों समीक्षाएं की जाती है। तो इसी प्रकार का ये आप देख रहे हैं कि सिने आलोचना ही है, लेकिन दोस्तों आलोचना का भी प्रकार है कि सिनेमा आलोचना, तो उस विधा की ये रचना है। तो चलिए पढ़ते हैं। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का ना होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज
उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। तो चार्ली चैपलिन की दोस्तों पहली फिल्म, क्वेश्चन लिख लीजिए, मेकिंग ए लिविंग। कौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है, और यानी कि जो मेकिंग ए लिविंग दोस्तों बनाई थी उन्होंने, तब उनकी अवस्था थी 25 वर्ष। ठीक है, उसके 75 वर्ष हैं वो आज पूरे हो रहे हैं, यानी कि वो है 100। आज चार्ली चैपलिन की क्या हो गई, फिर जन्म शताब्दी हो गई। चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। यानी कि उसने समय की दोस्तों सबरी बाधाएं वो पार कर दी। ठीक है, प्रत्येक देश में जा कर के वो भूगोल और संस्कृतियों का भी दोस्तों सभी का उसने अतिक्रमण है वो कर लिया अपनी कला के माध्यम से। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील देशों में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली की घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है। आप एक देखे होंगे मिस्टर बीन्स, ठीक है, तो उन पर भी दोस्तों पूरा का पूरा चार्ली का प्रभाव है। तो इसी बात को दोस्तों वो कर रहा है प्रमाणित कि पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता है। यानी कि दोस्तों जो नए नए कैरेक्टर प्ले किए जा रहे हैं वो सब चार्ली चैपलिन से ही प्रभावित दिखाई देते हैं। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली की घड़ी को सुधारने और जूते खाने की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल ना की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता ना था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो ये दोस्तों किसी एक फिल्म का इनका सीन है। ठीक है, तो ये 1936 में मॉडर्न टाइम्स फिल्म का एक दृश्य है। 16 अप्रैल 1989 को इनके जन्म के 100 साल पूरे हो गए। तो दोस्तों ये तथ्य है, आपसे ये भी आपको याद रखना है कि 16 अप्रैल 1989 को जन्म के चार्ली चैपलिन का जन्म शताब्दी के 100 वर्ष हो गए थे। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंथ सील, लास्ट ईयर इन मारियनवाड़, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्म दर्शकों में एक उच्च स्तर एहसास की मांग करती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पहली फिल्म कौन सी थी, ठीक है, और जो फिल्म है इनकी सारी की फिल्मों के दोस्तों आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी दोस्तों 4 विकल्प देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी फिल्म है वो चैपलिन की नहीं है। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। और दूसरे स्तर पर दोस्तों आती हैं कि चार्ली चैपलिन की फिल्मों में क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता आ गई कि उनकी फिल्में हैं वो भावनाओं पर टिकी हैं, बुद्धि पर नहीं। दूसरी विशेषता आ गई दोस्तों कि सभी ने दोस्तों हर स्तर के, हर देश के, हर संस्कृति के लोगों ने उनकी फिल्मों को दर्शक बनाया है। ठीक है, और चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग एवं वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा है। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति, समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ। भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। एक परित्यक्ता यानी कि त्यागी हुई दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी, यानी कि दोस्तों एक दूसरे दर्जे की, यानी कि जो बैक स्टेज पे काम करते हैं जो कलाकार, उस अभिनेत्री का बेटा था चार्ली चैपलिन, जो बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद और सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुरदुराया जाना, इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खाना बदोशों से जुड़े हुए थे। यह एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई है। शायद उस खाना बदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। तो इनकी माता है दोस्तों, वो तो अमेरिका की थी, लेकिन उसकी जो खाना बदोश हैं दोस्तों, इनके जो पूर्वज हैं उसकी माता के, वो फिर यहाँ भारत से ही गए थे।
और इनके पिता थे वो यहूदी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र बना दिया। तो यहाँ पर दोस्तों चार्ली के चरित्र की विशेषताएं आती हैं कि घुमंतु थे, ठीक है। कभी मध्यवर्गीय बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य ना अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, बद्दू, खानाबदोश या आवारागर्द की प्रस्तुत की है तो इसके कारण उनके अवचेतन तक पहुँचते हैं कि भाई चार्ली चैपलिन जो सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो खानाबदोश यानी कि सड़क छाप ज़िंदगी पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में हैं वो बनाई हैं। तो इसका कारण उनकी कला नहीं है दोस्तों, इसका कारण है उनकी अवचेतन मन में बैठी हुई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने उनको इस तरफ से निर्देशित किया कि वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करें जो कि समाज के निम्न वर्ग का दोस्तों प्रतिनिधित्व करता हो। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और उन्हें नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर के आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये आपसे संवाद है वो दे करके पूछा जा सकता है किस पार्ट से लिया गया है। तो ये संवाद आपके चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब से लिया गया है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपना पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मेल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। तो ये दोस्तों ऐसे समीक्षक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा चार्ली पर समीक्षाएं लिखी हैं। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है, क्योंकि बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। चार्ली चैपलिन की आप कोई भी एक मूवी दोस्तों देख करके देखना कि हर बार 10 सेकंड में 15 सेकंड में आपको एक नई मुसीबत में चार्ली चैपलिन है वो मिलते हैं। अपने को नहीं लेकिन वे अपनी किसी परिस्थिति या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। कि बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना की कला होनी चाहिए या फिर भावना को उकसाने वाली बुद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि बुद्धि को प्रेरित करे भावना। उसने भावना को चुना और उसके कारण थे बचपन की 2 घटनाओं ने चार्ली चैपलिन पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी मां ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़ करके सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते मां और चार्ली दोनों रोने लगे। अपनी आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महत्तम और समृद्धतम विषय दिए, स्नेह, करुणा और मानवता। तो ये दोस्तों आपकी चार्ली चैपलिन है वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। एक तो हो गई दोस्तों ईसा मसीह के सूली चढ़ने की घटना जो माँ ने सुनाई थी, और दूसरी घटना क्या थी, कम मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज़ सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाया देखता था। एक बार एक भीड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठाका लगाने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और फिर उसे कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भीड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, वसंत की वह बेलौस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी, त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। यानी कि दोस्तों जो पहली घटना हुई थी उससे तो उन्हें स्नेह, करुणा और मानवता मिली थी, ठीक है। और जो दूसरी भीड़ वाली घटना हुई थी दोस्तों, तो उससे इन्हें मिली थी त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की, ठीक है। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेष्ठकर भी माना गया है। यानी कि दोस्तों जब आप
काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनमें बताया गया है कि भाई इस रस के अनुकूल ये रस है, इस रस के अनुकूल ये रस है, कि आप यदि वीर रस लिख रहे हैं तो आप भयानक भी लिख सकते हैं, रौद्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, अद्भुत भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप करुणा लिख रहे हैं, एक तरफ हास्य लिख रहे हैं, तो इन्हें दोस्तों प्रतिकूल रस माना गया है कि भाई करुणा और हास्य हैं वो एक जगह पर नहीं होने चाहिए। आप जब भी कभी देखते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए उसकी शोक सभा में जाते हैं, तो फिर वहाँ पर शोक का वातावरण है, यदि वहाँ पर हंस देंगे तो ये दोस्तों भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं माना जाता है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता है। तो भारत की संस्कृति में दोस्तों ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि जहाँ पर करुणा है वो हास्य में बदल जाती है, जहाँ पर करुणा के साथ में हास्य का सामंजस्य देखने को मिलता है। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है। यानी कि दोस्तों एक तो होता है दूसरों पर हंसना, ठीक है, दूसरे से निकाला हुआ हास्य, जिसका जो आलम्बन है दोस्तों वो कोई दूसरा है जहाँ से हास्य निकलता है। लेकिन एक होता है दोस्तों खुद को ही आलम्बन बनाकर, यानी खुद की क्रियाओं से दोस्तों खुद पर ही ऐसी कुछ क्रियाएं करके दूसरों को हंसाना या खुद हंसना। जो करुणा है वह अक्सर सद्व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राजव्यक्तियों से कुछ बदतमीजियाँ अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नज़र आती है। यानी जो भारतीय विदूषक है वो दूसरों की बातों पर ज़्यादा हंसता है, जबकि अपने माध्यम से दोस्तों कम हास्य पैदा करता है। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही, भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया कि बत्तख पानी को स्वीकारती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप में पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं कि किस प्रकार एक ऐसा कलाकार पैदा होता है जिसने कला को सार्वजनिक कर दिया, वैश्विक कर दिया। हास्य और दोस्तों करुणा को उन्होंने वैश्विक कर दिया, जिससे कि भारत में भी दोस्तों उनको तत्काल स्वीकार कर लिया गया। किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली चैपलिन या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम हैं, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी ना कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन या जोकर या साइड किक है। लेखक जो विष्णु खरे हैं वो दोस्तों मनुष्य को किसका, ईश्वर का क्या मानते हैं, विदूषक है, क्लाउन है, जोकर है, साइड किक है। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी ने चार्ली चैपलिन का खासा पुट था, कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था, और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया, आवारा। सिर्फ दी ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था, ठीक है, आवारा फिल्म आपकी राज कपूर की है, सिर्फ दी ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था। दी ट्रैम्प फिल्म थी दोस्तों चार्ली की, उसका दोस्तों अनुकरण करते हुए, उसका रीमेक बनाते हुए यहाँ पर उन्होंने चार्ली का भारतीयकरण कर दिया था। यानी कि भारत का चार्ली है वो राज कपूर बन गए थे। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। तो इस तरह दोस्तों राज कपूर ने चैपलिन का अनुकरण करते हुए अपने ऊपर हंसने की कला है वो भारतीय फिल्म संस्कृति में पैदा की। 1953 से 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रैम्प नुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, देवानंद, 9-2-11, फंटूस, तीन देवियाँ, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर, एंथनी तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप में चैपलिन का कर्ज स्वीकार चुके हैं। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुणा और हास्योत्पादक दोनों था। किंतु महाभारत में तो सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई है।
आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पिटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ऐसी फजीहतें याद आती हैं कि भाई आजकल तो भारत में किसी किसी को भले झाड़ुओं से पिटता हुआ दिखा दे नायक को, लेकिन चार्ली तो हमेशा ही अपनी फिल्म में हर 10 सेकंड में 15 सेकंड में ऐसा करता था। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, यानी कि मूक फिल्में हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। यानी कि दोस्तों यदि जब आप बोलते हैं तो आपका हास्य पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप बिना बोले दोस्तों केवल अपने क्रियाकलापों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से आप, ठीक है, अंग संचालन के माध्यम से आप हास्य पैदा करते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सभ्य होना पड़ता है। इस प्रकार नहीं कि आप कुछ भी उलझुल हरकत करके आप हंसाते हैं, तो ये दोस्तों ये सही नहीं है। सवाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। चार्ली का चिर युवा होना, बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही, सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। तो ये भी दोस्तों उनकी एक विशेषता हो जाएगी। यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या प्रदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काफका है, लेकिन चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक हैं। एक होली का त्यौहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। गांवों और लोक संस्कृति में तो तब भी वह शायद हो, नागर सभ्यता में तो वह थी नहीं। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेज़ों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्रादपि कठोराणी अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखलाता है। तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि यह सारी दुनिया सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठेगी। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंचर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम क्लैब्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं, कभी कभार लाचार होते हुए भी जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते हैं। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। तो ये दोस्तों आ गया। इसमें से कुछ मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन बनते हैं। 1-2 आपको रचनाएं विष्णु खरे की याद रखनी है, और ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पाठ में बहुत ही सरल और दोस्तों बहुत ही चार्ली चैपलिन की कुछ निजी विशेषताओं को, कुछ आंतरिक विशेषताओं को बतलाने वाला पाठ है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर कुछ एक हम शब्दार्थों को देख लेते हैं। क्वेश्चनों में तो कुछ ऐसी बात है नहीं दोस्तों, ठीक है। ठीक है। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा कब हंसता है, तो ये सबसे नीचे आया ही है, ठीक है। ये सबसे नीचे आता है, ये है हंसने का अवसर देते हैं, स्वयं को जब ज़्यादा गर्मोन्मत्त, आत्मविश्वास, लबरेज जब मानता है, अपने विचार से मूक सवाक फिल्मों में सामान्यतः अपने ऊपर हंसे हुआ हास्यचरण, ठीक है। आजकल विवाह आदि उससे उधर व्यवसाय टकराए होंगे। एक शब्द देखिए, फिनोमेनन होता है दोस्तों तथ्य। वज्रादि कठोराणी यानी कि वज्र से भी यानी पत्थर से भी कठोर, और मृदुनी कुष्मादपि फूल से भी कोमल, ठीक है। तो पत्थर से भी कठोर और फूल से भी कोमल, तो फिनोमेनन यानी कि तथ्य। तो ये दोस्तों आपका हो गया चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब। बहुत ही दोस्तों छोटा सा और बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही सरल है। केवल 5-6 क्वेश्चनों के माध्यम से दोस्तों आपको कुछ एक फिल्म याद रखनी है चार्ली चैपलिन की, उनकी फिल्मों की कुछ एक विशेषता याद रखनी है कि भाई वो हास्य और करुणा का सामंजस्य कर देते हैं, ठीक है। और दर्शकों में एक वर्ण व्यवस्था है उसको तोड़ देते हैं, फिल्मों को लोकतांत्रिक बना देते हैं, ठीक है। मूक अभिनेता है, हास्य अभिनेता है, ठीक है। और
कुछ एक उनकी फिल्में हैं। पहली फिल्म कौन सी थी, उनका जन्म शताब्दी क्या है, 89 में 16 अप्रैल 1989 को उनकी 100वें वर्ष पूरे हो गए थे। ठीक है, और साहब और क्या है, यही हैं दोस्तों, एक दो घटनाएं हैं। एक तो भीड़ वाली घटना थी और एक जो ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया था, उनकी माँ ने कहानी सुनाई थी, ये घटना थी। पहली घटना ने उनमें मानवता, करुणा आदि पैदा की थी, जबकि दूसरी में त्रासदी और हास्य को सामंजस्य करने की क्षमता है वो पैदा की थी। भारत में चार्ली चैपलिन का जो सबसे पहले जो भारतीयकरण किया था वो राज कपूर ने आवारा फिल्म में किया था। आवारा फिल्म है वो दी ट्रैम्प का अनुवाद थी। इसके अलावा श्री 420, ठीक है, राज कपूर की भी फिल्मों का उदाहरण